उस रोज हम 7 लोग पैदल ही अपने गांव जाने के लिए निकले। वैसे तो रास्ता काफी लंबा था, यही कोई 1100 किलोमीटर का। इतना लंबा रास्ता बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाला था, मगर हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। लॉकडाउन के चलते जहां हमारा काम ठप पड़ा हुआ था, तो वहीं अब खाने पीने की भी समस्याएं होने लगी थी। ऐसे में हम लोग करते भी तो क्या, सिवाय अपनों के पास लौटने के। हम अपने गांव के लिए निकल तो गए, मगर हम में से किसी को भी रास्ते का कुछ ठीक ठाक पता नहीं था। और दिन खत्म होते होते हम 7 जने अब काफी दूर चले आए थे। साथ ही रास्ते में हमें हमारे जैसे बहुत से लोग भी मिले, और सूरज ढलते ढलते हम लोग काफी थक चुके थे, लिहाजा हमें रुकना ही पड़ा। वहीं सड़क के किनारे एक बस स्टॉप था, तो हम सभी ने रात भर के लिए वहीं पनाह ले ली। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे। जहां रात हो जाती वहीं रुक जाते, और सुबह होते ही फिर से आगे के सफर पर निकल पड़ते। मगर जब 4 दिन बीत गए, तो अब हम ग्रामीण इलाकों से गुजर रहे थे, जहां से गुजरते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन का कोई खास असर यहाँ पर पड़ा है। मगर परिवहन सेवाएं यहाँ भी ठप पड़ी थी, जिस वजह से हमें अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा था। सफर तो पहले से ही काफी लंबा था, मगर दिशा ज्ञान न होने के कारण हमारा सफर और भी लंबा हो गया था। आखिरकार हम लोगों ने तंग आकर रेलवे ट्रैक का रास्ता पकड़ा, और रेलवे ट्रैक के रास्ते आगे बढ़ने लगे। मगर जल्दी ही हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और जब सूरज डूबा, तो हम सभी को एहसास हो गया कि हमने रेलवे ट्रैक का रास्ता चुनकर ठीक नहीं किया है। खैर, रात तो हो चुकी थी, तो ऐसे में अब हम पीछे भी नहीं लौट सकते थे। लिहाजा हम 7 जनों ने वहीं पटरियों पर ही रात बिताने की सोची। हम सभी लेट तो गए, मगर हम में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। अजीब अजीब आवाजों ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। मगर कुछ ही देर में सफर का असर शुरू हुआ। हम सभी लोग कब गहरी नींद में खो गए पता ही नहीं चला। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों को पकड़कर खींच रहा हो। मगर जब मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि मेरे साथी ट्रैक के एक ओर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें देखते ही मैं भी उठा और उनकी तरह भागने लगा। मैं भागते हुए उनसे पूछे जा रहा था, अरे भाई क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? मगर उन्होंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वो रुके, तो मैं उनके पास पहुंचा। उन सबके चेहरों पर एक खौफ छाया हुआ था। मैं दोबारा उनसे पूछने ही वाला था कि क्या मामला है, कि मेरा ध्यान इस बात पर गया कि वहां पर अब हम कुल मिलाकर 6 ही जने थे। हमारा एक साथी नेत्रपाल कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा, अरे भाई बात क्या है, और ये नेत्रपाल कहाँ है? तो इस पर उन्होंने नीचे पटरियों की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए इशारा किया। फिर जब मैंने उन पटरियों की तरफ देखा, तो पाया कि उन पटरियों पर जगह जगह पर खून लगा हुआ है। मगर फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असल बात क्या है। मैं इससे पहले उनसे कुछ और पूछता कि उन्होंने कहा, देखो पहले यहां से निकलो, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो अभी नेत्रपाल का हुआ है। और हम वहां से भागने लगे। भागते भागते हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर बहुत सारी पटरियां और उनसे जुड़े बहुत सारे सामान पड़े थे। और वहीं एक क्वार्टर भी नजर आया जहां पर लाइट जल रही थी। लाइट को जलता देख हमें लगा कि वहां कोई ना कोई होगा, लिहाजा हम लोग उसी की ओर चल दिए। और जब हम उस क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचे, तो वहां कोई भी नहीं मिला। हमने आवाज भी दी, मगर उस क्वार्टर से कोई भी बाहर नहीं आया। फिर जब हमने उस क्वार्टर में झांक कर देखा, क्वार्टर के अंदर झांकते ही सबसे पहले मेरी नजर उस क्वार्टर में जल रहे चूल्हे पर पड़ी, जिस पर कुछ पक रहा था। जलते चूल्हे को देखकर हमें लगा कि यहाँ जरूर कोई ना कोई होगा। ये सोचकर हम सभी लोग क्वार्टर में अंदर दाखिल हो गए, मगर उस छोटे से क्वार्टर में कोई भी नहीं था।
तभी हमें ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, जिससे हम सभी एकदम से चौंक गए, क्योंकि सारी ट्रेन तो बंद पड़ी थी। तो ये ट्रेन की हॉर्न कैसे? फिर जब हमने बाहर जाकर देखा तो हमें ना तो कोई ट्रेन दिखाई दी और ना ही ट्रेन की हॉर्न। फिर कुछ देर बाहर रहने के बाद हम लोग वापस उसी क्वार्टर में लौटे, ये सोच कर के शायद अब उस क्वार्टर में रहने वाला आ गया होगा। और जैसे ही इस बार हम उस क्वार्टर में दाखिल हुए तो हमने देखा कि एक बुढ़िया उस चूल्हे के पास बैठी करछी चला रही है। अभी हम लोग दाखिल हुए ही थे कि उस बुढ़िया ने बिना पीछे पलटे ही हमसे कहा, अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग बिना खाना खाए? चलो बैठो, खाना खा लो, भूख तो लगी ही होगी। उस बुढ़िया की बात सुनकर जहां हम सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, तो वहीं चूल्हे पर पक रहे खाने की खुशबू हमारी भूख जगा रही थी। जब उस बूढ़ी औरत ने हमसे कहा, अरे मैं तुम लोगों से ही कह रही हूँ, बैठ जाओ। पता नहीं क्यों हम सभी बिना कोई सवाल के खाने के लिए बैठ गए और हमारे बैठते ही उस बूढ़ी औरत ने हमें खाना परोस दिया। अब हमने भी खाना शुरू कर दिया। हम अभी खा ही रहे थे कि मेरी नजर क्वार्टर के एक कोने में पड़े कपड़ों पर पड़ी, जिस पर लाल जैसा कुछ लगा हुआ था। पता नहीं क्यों उन कपड़ों को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा था, मगर खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैंने ज्यादा उस बारे में कुछ सोचा नहीं। मगर खाना खाते ही हम में से 3 लोगों की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। उन तीनों को उल्टियां होने लगी थी। तीनों ने इतनी उल्टियां की कि अब मुंह से खून बाहर आने लगा था। इससे पहले हम उस बुढ़िया से कुछ पूछते कि वो पता नहीं कब उस क्वार्टर से बाहर चली गई, और कुछ ही देर में हमारे उन तीनों दोस्तों ने भी प्राण त्याग दिए। अब हम 3 लोग ही बचे थे और ये भी हमें पता नहीं था कि हम भी जिंदा रह पाएंगे या फिर नहीं। पहले तो हम उस क्वार्टर से भागे। रेलवे ट्रैक से होते हुए हम पहुंचे रेलवे फाटक पर, जहां से एक मेन रोड गुजर रहा था। हमने तुरंत ही उस मेन रोड का रास्ता पकड़ा और उस रास्ते से होते हुए हम पहुंचे एक बस्ती में, जहां सड़क के दोनों तरफ मकान थे, मगर रात का वक्त होने के कारण किसी भी घर का दरवाजा खुला नहीं था। फिर जब हम एक चौराहे पर पहुंचे तो वहां पर हमें एक पुलिस चौकी का बोर्ड नजर आया, तो हम मदद की उम्मीद में वहां पर पहुंचे, मगर उस पुलिस थाने में भी कोई नहीं था। उस थाने में थोड़ी देर घूमने के बाद ये साफ हो गया कि ये थाना काफी समय से बंद पड़ा है। अब तक हम तीनों बुरी तरह से थक चुके थे और डरे तो हम थे ही, तो हम थाने के परिसर में ही बैठ गए। अभी हमें वहां बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक आदमी अचानक से आ धमका और बोला, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी को वहां देखकर हमारे तो प्राण ही सूख गए। एक पल को तो ऐसा लगा कि हमारे सामने हमारी मौत खड़ी हो। वो आदमी बड़ा ही भयानक लग रहा था। फिर जब उस आदमी ने हमसे कहा, अरे भाई तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने हकलाते हुए सारी बात बताई। हमारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम लोगों का भी बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे पड़ी है वो एक काली चुड़ैल है। काली चुड़ैल सुनकर हमारा माथा घूम गया। हमने बड़ी ही नम्रता के साथ उस आदमी से कहा, बाबा किसी तरह हमको बचा लो। तो इस पर उन्होंने उपाय बताते हुए कहा। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा, तुमने उस क्वार्टर के पास जो ट्रेन की हॉर्न सुनी थी, तुम्हें उसी ट्रेन में चढ़ना होगा, और जब ट्रेन झोंकी गांव से गुजर रही होगी तो तुम्हें चलती ट्रेन से ही कूदना होगा। अगर तुम उस चलती ट्रेन से कूद गए तो तुम बच जाओगे। इस पर मैंने कहा, ट्रेन तो सारी बंद पड़ी हैं, तो अभी कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो आप? इस पर बाबा जी ने आगे बताते हुए कहा, वो एक भूतिया ट्रेन है जो तुम्हें उस काली चुड़ैल के क्वार्टर के पास कल रात ठीक उसी समय मिलेगी। हम पहले ही 4 साथी खो चुके थे और अब ये सब सुनने के बाद हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ये उपाय करें, मगर हम तीनों को ऐसा लग रहा था कि हम सभी के अंदर कुछ चल रहा हो। हमें
अजीब सी हरारत महसूस हो रही थी। खैर, रात कैसी भी बीती और जैसे ही सवेरा हुआ तो मेरे दो दोस्तों ने मुझसे कहा, देख भाई, मेरे से तो ये उपाय नहीं हो पाएगा, मैं तो चला, तुझे मरना है तो मर। उन दोनों ने मेरी जरा सी भी नहीं सुनी और वो दोनों मुझे छोड़कर वहां से चले गए। मगर मैं कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि बिना उपाय किए इस झमेले से पीछा नहीं छूटने वाला। तो जैसा बाबा जी ने बताया था वैसा करना ही पड़ेगा। लिहाजन मैं रात होने का वेट करने लगा और ठीक उसी वक्त उस बुढ़िया के क्वार्टर के पास जाकर छिप गया और ट्रेन के आने का वेट करने लगा। हालांकि छिपे होने के बावजूद मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं कब उस काली चुड़ैल की नजर मेरे पर पड़ जाती कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी और कुछ ही देर में सामने के ट्रैक पर एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि उस ट्रेन में तो इंजन ही नहीं था, सिर्फ 3 डिब्बे आपस में जुड़े हुए थे। ये देखकर तो मेरी हालत और भी टाइट हो गई। मगर कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो मैं भी किसी तरह उस 3 डिब्बे वाले बिना इंजन के ट्रेन में एकदम से चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही ट्रेन चलने लगी। मैं पिछली बोगी में चढ़ा था। उस बोगी में हर जगह पर कीले और धागे बंधे हुए थे, साथ ही बड़ी गंदी महक भी आ रही थी। हालांकि मैं उस बोगी में अकेला ही था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग हों। खैर, मैं बोगी के गेट पर खड़ा हो गया ताकि जैसे ही झोंकी गांव दिखे तो मैं बिना किसी देरी के एकदम से कूद जाऊं। मैं बेसब्री से झोंकी गांव के आने का वेट कर ही रहा था कि मुझे बोगी में कोई दिखाई दिया, जिस वजह से मैं थोड़ा डर गया और मैं बिना ज्यादा हलचल किए वहीं खड़ा गेट के किनारे खड़ा रहा। फिर जब किसी ने मेरा नाम पुकारा तो मैं वो आवाज सुनकर चौंक गया, क्योंकि वो आवाज मुझे नेत्रपाल की लग रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? फिर जब मैंने उस ओर देखा जिस तरफ से मुझे कोई दिखा था, तो मुझे वहां पर नेत्रपाल खड़ा नजर आया, जो मुझे बुला रहा था। उसे देखकर मैं पल भर के लिए ये भूल गया कि वो तो मर चुका है और मैं उसका नाम लेते हुए उसी की ओर बढ़ा। मैं अभी उसकी ओर बढ़ा ही था कि नेत्रपाल उस बोगी से दूसरी बोगी में चला गया और जब मैं उसके पीछे पीछे उस दूसरी बोगी में दाखिल हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए। उस बोगी में मैंने देखा कि उस दूसरे डिब्बे में मेरे बाकी के 5 दोस्त भी थे, जिनका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें काली हो गई थी। मेरा जोर से धड़कता दिल ये समझ चुका था कि अब मेरी ही बारी है। मैं वापस पिछली बोगी के गेट की तरफ भागा और वो सारे भी मेरा पीछा करते करते उस बोगी में आ खड़े हुए। मैं गेट के बिल्कुल किनारे खड़ा होकर उन सबसे कह रहा था, भाई, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है, मगर अब मुझे छोड़ दो। मैंने इतना कहा ही था कि वो सारे रोने लगे। उन्हें रोता देख एक पल को मेरे को लगा कि वो सारे मेरे को छोड़ देंगे, मगर अचानक ही उनकी आंखों से काली स्याही जैसी कोई तरल चीज निकलने लगी और वो सारे आक्रामक हो गए। और तभी नेत्रपाल एकदम से मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ जोर से खींचने लगा। इसलिए मैंने भी दूसरे हाथ से बोगी के गेट पर लगे हैंडल को मजबूती से पकड़ रखा था। मगर जब बाकी के भी दोस्त मुझे पकड़कर अंदर की तरफ खींचने लगे तो मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगी। तभी मैंने अपना पूरा वजन ट्रेन के बाहर की ओर किया, जिससे मेरा संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा और मैं चलती ट्रेन के साथ नीचे गिर पड़ा और ट्रेन आगे निकल गई। मगर मेरे साथ नेत्रपाल और 2 दोस्त भी नीचे गिर गए थे। चलती ट्रेन से गिरने के कारण मुझे बहुत ही चोट आई थी। मैंने अभी किसी तरह अपने आप को संभाला ही था कि मैंने देखा कि नेत्रपाल के साथ बाकी के 2 दोस्त मेरी तरफ ही बड़े आ रहे हैं। मैं उन्हें अपनी ओर आते देख मैंने तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश की, मगर मेरा एक पांव शायद टूट चुका था, जिस वजह से अब मैं
खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन तीनों को अपनी ओर बढ़ता देख अब ये साफ हो गया था कि ये मेरी लाइफ की आखिरी रात है। जैसे ही वो तीनों मेरे करीब पहुंचे कि वो तीनों एकदम से जल उठे और देखते ही देखते राख में बदल गए। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब तुम काली चुड़ैल से आजाद हो। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एक सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग खड़ा है। तभी मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, क्या सच में? इस पर उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ, तुम अभी जिस जगह पर खड़े हो वो झोंकी गांव है जहां उस काली चुड़ैल को जान से मार गया था। और फिर उसके बाद वो बाबा मुझे अपने साथ घर ले गए, जहां थोड़ा उपचार के उपरांत मैं ठीक महसूस करने लगा। बाद में मैंने जब उस काली चुड़ैल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा ये बहुत ही लंबी कहानी है, कभी दोबारा लौट के आना तो जरूर बताऊंगा। उसके बाद मैं कुछ दिनों में रास्ते में मदद लेते लेते अपने गांव पहुंच गया। दोस्तों, ये 1100 किलोमीटर का सफर बड़ा ही भयानक और दर्दनाक रहा मेरे लिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।